23 मार्च 2021 को MV एवर गिवेन नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज सुएज नहर में फंस गया। शुरू में लोगों ने इसे केवल जहाज के चालक दल और इसे संचालित करती कंपनी को प्रभावित करने वाली हिचकी समझा था, लेकिन एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद ही यह जहाज को नहर से बाहर निकालने में 7 दिन की कड़ी मेहनत लगी थी। लेकिन नहर के माध्यम से शिपिंग अभी भी वापस सामान्य नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि यह वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा होगा। पेट्रोलियम उत्पादों सहित कई वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। मौजूदा हालत को देखते हुए हमारे जहन में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। पहला यह कि जहाज को नहर से निकाल पाना इतना मुश्किल क्यों था? एक छोटी सी घटना ने वैश्विक समस्या की शक्ल कैसे ले ली? यह समस्या कैसे हल हुई? आइए इस वीडियो के जरिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुएज नहर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखें। नहर में फंसने से पहले MV एवर गिवेन ने मार्च की शुरुआत में चीन से अपनी यात्रा आरंभ की थी। यह जापान की सोई किसेन केशा कंपनी का जहाज है, जिसे ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन चलाती है। ताइवान और मलेशिया के बंदरगाहों से होते हुए यह जहाज नीदरलैंड के रॉटरडैम बंदरगाह जा रहा था। जैसा कि एशिया से यूरोप जाने वाली अधिकांश जहाज करते हैं, इस जहाज ने भी नीदरलैंड पहुंचने के लिए सुएज नहर के जरिए छोटा रास्ता लिया था। दूसरा रास्ता अफ्रीका के नीचे होकर केप ऑफ गुड होप होकर जाने का था, लेकिन यह बहुत लंबा होने की वजह से इस पर ईंधन और श्रम ज्यादा लगता, जिससे इस रास्ते से जाने की लागत बहुत अधिक आ जाती है। ऐसे में यह कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी कि MV गिवेन ने सुएज नहर का ही रास्ता अपनाया। हालांकि हाल ही में इस नहर की मरम्मत कर इसे नए सिरे से बनाया गया है। इसके लिए अधिकांश हिस्से में अभी भी जहाजों के आने जाने के केवल एक ही लेन है, इसलिए जहाज अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और काफिले में नहर को पार करते हैं। MV एवर गिवेन भी उत्तर दिशा की ओर जाने वाले इस तरह के जहाजों के एक काफिले का हिस्सा था। हालांकि इस जहाज के साथ हुई दुर्घटना की वजह का सही पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि तेज हवाओं के कारण जहाज एक और झुक गया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। ऐसे में यह बहुत संभव है कि हवा की ताकत से यह जहाज एक तरफ झुक गया। अनुमान है कि 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा यह जहाज अपने तय रास्ते से हट गया और आखिरकार बीच नहर में धंस गया। 400 मीटर लंबा यह जहाज सुएज नहर में आड़ा खड़ा है। नहर की चौड़ाई 200 मीटर से अधिक नहीं है। ऐसे में इसने दोनों ओर से जहाजों के आने जाने को बाधित कर दिया है, जिससे नहर के आसपास जहाजों का लंबा काफिला फंसा पड़ा है। औसतन 52 जहाज हर दिन सुएज नहर का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि 7 दिन बाद भी अवरोध को हटाए नहीं होने के कारण नहर के पास 300 से अधिक जहाज फंसे हुए थे। इसमें बड़े मालवाहक जहाज, तेल टैंकर और यहाँ तक कि पशुओं को ले जाने वाले जहाज भी है। सुएज नहर के पास ही समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात अदन की खाड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में मालवाहक जहाजों के सुएज नहर के पास फंसने से इन पर समुद्री लुटेरों के हमले का भी खतरा है, जिससे चिंता बढ़ गई है। खतरे को देखते हुए कई शिपिंग कंपनियों ने बहरीन में डेरा डाले अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े से मदद के लिए संपर्क किया है। नहर के यातायात के लिए बंद हो जाने के प्रतिदिन $10 बिलियन कीमत का सामान फंस गया था। मौजूदा हालत में मजबूर होकर शिपिंग कंपनियों को लंबा रास्ता लेना पड़ा था। इन अतिरिक्त ईंधन लागत के कारण माल की शिपिंग की लागत भी बढ़ रही थी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 4% बढ़ चुकी हैं। अपने विशाल आकार और जहाज के अंदर कार्गो के वजन के कारण बचाव करना इतना आसान नहीं था। मालवाहक जहाज पिछले 1 दशक से काफी बड़े बनाए जाने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बड़े जहाजों के निर्माण या संचालन की लागत में वृद्धि नहीं बढ़ती है। बड़ा जहाज बनने पर अगर 4 गुना अधिक लागत आती है तो बदले में यह 8 गुना अधिक सामान ढोने लायक की स्थिति में होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण को हो जाने से बड़े जहाज को चलाने के लिए केवल 25 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। आधुनिक कुशल इंजनों में ईंधन की लागत भी कम कर दी गई है। इन सभी ने शिपिंग लागत को नीचे लाने में मदद की है। हम सब एक ऐसे युग में रहते हैं जब शिपिंग लागत अब तक की सबसे कम है। हालांकि बड़े जहाजों ने कई तरह की बड़ी समस्या भी पैदा की है। MV एवर गिवेन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जहाज का खुद का भार 2 लाख टन है। अगर इसके सभी कंटेनरों को गेहूं से भर दिया जाए तो यह एक दिन के लिए भारत की पूरी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा।
जहाज का 1 लाख हॉर्स पावर का विशाल इंजन इसे आसानी से चलाता है, लेकिन समुद्र में फंसे सामान से भरे इस जहाज को खींचने में बहुत अधिक बल लगेगा। इसका बेहद पावरफुल इंजन भी अकेले दम पर यह काम नहीं कर सकता। हालांकि एमवी एवर गिवन के पास बड़े जहाजों को खींचने वाली कई टग नौकाएं लगी है, लेकिन वह अकेले यह काम नहीं कर सकती। यहां तक कि दुनिया की सबसे मजबूत टग नौका भी केवल 420 टन वजन ही खींच सकती है। इसीलिए एमवी एवर गिवन को बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि किसी भी तरह इसे पानी में तैरने लायक स्थिति में वापस लाया जाए। ऐसा करने का एकमात्र तरीका जहाज के नीचे मिट्टी और बजरी को निकालना था, और यह अनुमान लगाया गया था कि एक बार जमीन साफ हो जाने के बाद उच्च ज्वार के दौरान जहाज फिर से उठेगा। जहाज को फिर बिटर झील में लाया जाएगा, जो नहर का हिस्सा है। इस विशाल क्षेत्र में पहुंचने के बाद नहर के माध्यम से शिपिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद है। यदि यह प्रयास विफल रहा तो अंतिम उपाय पानी और ईंधन सहित जहाज के सभी सामानों को निकालना था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए बीच नहर में विशाल क्रेनें स्थापित करनी होंगी। इसमें काफी खर्च होगा और इस काम को करने में कई सप्ताह लग सकते हैं। इसके बावजूद हमारे जहन में एक सवाल यह उठता है कि आखिर जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कैप्टन सहित जहाज के चालक दल के सभी 25 लोग भारतीय हैं, लेकिन जहाज को दिशा निर्देश देने का काम सुएज नहर के जानकार और प्राधिकरण के 2 बहुत अनुभवी पायलट कर रहे थे। सुएज नहर प्राधिकरण की ओर से तय नियमों के अनुसार किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदेही जहाज चला रहे कैप्टन, उसका मालिक कंपनी तथा जहाज को संचालित करने वाली कंपनी की होती है। ऐसे में मुमकिन है कि एमवी गिवन की बीमा कंपनी को मिस्र सरकार तथा अन्य शिपिंग कंपनियों को बीमा की बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। सुएज अथॉरिटी ने कहा है कि हवाओं के अलावा तकनीकी या मानव त्रुटियां भी इस दुर्घटना का कारण हो सकती है। इसलिए 2 बातों का हवाला दिया जा रहा है। 1, एवर गिवन के ठीक आगे निकले जहाज कास्को गैलेक्सी ने नहर पार करने के लिए टग नौकाओं की मदद ली थी। यह जहाज एवर गिवन जितना ही बड़ा था। उसके आगे निकले जहाज अल नसरिया ने भी टग नौकाओं की मदद ली थी, हालांकि यह एवर गिवन से छोटा था। सुएज प्राधिकरण के नियमों के अनुसार किसी भी तरह के जोखिम का सही आकलन करना पूरी तरह से जहाज कंपनियों और जहाज के कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। 2, हादसा होने के पहले एमवी एवर गिवन 13.5 समुद्री मील यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, जबकि सुएज प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गति सीमा 8.5 समुद्री मील यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि एमवी एवर गिवन के ठीक पीछे यात्रा करने वाला जहाज भी 10.5 समुद्री मील यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही हवाओं की वजह से इन जहाज़ों को अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ी थी। फिर भी यह कोई बहाना नहीं हो सकता। केवल आने वाले हफ्तों में हम जान पाएंगे कि वास्तव में इस हादसे की वजह क्या थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की समस्या जारी रहने की संभावना है, क्योंकि जहाज़ों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। पनामा का झंडा लगा हुआ एक ऐसा जापानी जहाज़ जिसे ताइवान की कंपनी चला रही थी और जिसमें चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे, और जो चीन से माल लेकर नीदरलैंड से जा रहा था तथा बीच रास्ते में सुएज नहर में फंस गया, जिसके चलते पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक तरह से वैश्वीकरण का नायाब उदाहरण है ये। हम उम्मीद करते हैं कि उद्योग जगत इस वैश्विक समस्या का समाधान भी वैश्विक स्तर पर ढूंढ निकालेगा।